अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर पार्लियामेंट में बुलाए खुसूसी कन्वेंशन में सियासी, अदालती और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसके साथ साथ वहाँ पर आइनी इदारों पर तनकीद भी की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दे दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। 1 साल हो गया, इत्तेहादी हुकूमत चल रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम समझे थे कि अदम एतमाद हो गया, साजिश खत्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है। अदलिया में कुछ गैर जमहूरी जजेस मौजूद हैं। एक सिलेक्टेड आर्मी चीफ, सिलेक्टेड चीफ जस्टिस और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के जरिए सिलेक्टेड मार्शल लॉ की साजिश थी। हमने उस साजिश को नाकाम बनाया। आसिफ जरदारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन को कुछ नहीं होगा और ना किसी को इससे खिलवाड़ करने देंगे। दोस्त को मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो कह दिया वो होगा। जहां हम लोग बुलाएं हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। इसी दौरान सियासी मामलात की पेचीदगी को देखते हुए साबिक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात का मशवरा दिया, तो वहीं अपोजिशन को भी बावर करवाया कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। मगर सवाल यह है कि जहाँ 1 साल बाद भी हुकूमत को साजिश की बू महसूस हो रही हो, अपोजिशन वाले मुज़ाकरात में बैठने को तैयार ना हो और बिठाने वाले पेशगी शराइत रखें, क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात का इम्कान है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि जो सियासी बहरान मौजूद है, क्या इस तरह की मुज़ाकरात की ऑफर और इस तरह के का मशवरा दिया जाना, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या इसकी तरफ बढ़ेंगी सियासी क़ुव्वतें? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ईसा राना और अबसार आलम। पहला सवाल आप सबके लिए। आसिफ जरदारी का शहबाज शरीफ को अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात का मशवरा, क्या वज़ीर आज़म मशवरे पर अमल करेंगे? हसन निसार साहब। वाह, आपकी जो थी ना दिबाचा आपका बड़ा दिलचस्प था। गैर जमहूरी अदलिया और ज़ियाउल हक की साइड किक्स जो हैं वो जमहूरी हैं। क्या व्हाट एन इंटरेस्टिंग कंट्री एंड सिचुएशन। बहरहाल अक्ल होगी तो अमल करेंगे, वरना आँख में चोली चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक चोर सिपाही के खेल में चोर पकड़ा नहीं जाता। और ये जितनी देर तक इसको टालते रहेंगे मुज़ाकरात को, और मुज़ाकरात क्या मुज़ाकरात, वाइन में लिखा हुआ है कराओ, जब तक टालते जाएंगे इनकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद बर्बाद होती जाएगी। नहीं करेंगे चूंकि इन्हें पता है डिमांड ही एक है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात नहीं करेंगे? नहीं, वो डेथ वारंट है। वो एक ही बात करनी है ना। मुज़ाकरात किस बात में मुज़ाकरात, मुझे बताएं। पाकिस्तान का झंडा तब्दील करना है, तराना तब्दील करना है, किस बात पे मुज़ाकरात? इलेक्शन। रहम करे सर पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेगी नहीं तो बात नहीं होगी, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पार्लियामान में एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत थी तो तमाम मुखालिफिन एक एक करके अंदर डाले जाते रहे, बहुत से तो बाद में पता चला कि केसेस ठीक नहीं थे। बट इन योर ओपिनियन क्या करने चाहिए मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस को? करने चाहिए, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। वो इलेक्शन मांग रहे हैं, खत्म। मुमकिन इनको पता है, ठीक है, इनको पता है क्या अंजाम होगा इनका, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे कि जितनी तबालत होगी उतनी जिल्लत बढ़ेगी। खत्म। कितनी देर टालेंगे? टालेंगे चूंकि ये दीवार पे लिखा है भाई, मुसलसल ग्राफ इनका जिल्लत आमेज़ हद तक गिरता जा रहा है। उतना ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, उतनी ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। जितनी बेचैनी है, वजह क्या है? वन वर्ड, इलेक्शन, खत्म। ठीक, कोई कैओस नहीं है, कोई रौला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कोई रौला नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुज़ाकरात का इम्कान नजर नहीं आ रहा। शहजाद साहब, इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट रहे कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर ये भी कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान नहीं होंगे, सेकंड टियर लीडरशिप होगी। फिर दोबारा पीटीआई की तरफ से कहा कि आए बढ़े, मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन से आगाज़ करें। शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया था कि इमरान खान कौम से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात, एक खबर है भी कि एट द बैक एंड कोशिश की जा रही है लीड लेकर पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें, मुमकिन है, होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट, मैं उसके बारे में बाद में एक आध कमेंट करता हूँ। लेकिन पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई चाहती है कि फौरी इलेक्शंस हों,
फौरी से मुराद ये है कि 2 महीने में, 1 महीने में, 3 माह में, यानी अक्टूबर तक ना जाएं, ये उनकी कोशिश है। पीटीआई ये चाहती है। इमरान खान ने असेंबली अपनी डिज़ोल्व की सिर्फ इससे एक मकसद के लिए कि इलेक्शन फौरी हो जाएंगे, पूरे मुल्क में हो जाएंगे और फिर से मैं अपनी मेजॉरिटी लेके सेंटर में आ जाऊँगा, शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर दूँगा। अगर तो वापस इन्हीं 2 असेंबलियों में वापस आना था, केपी और पंजाब के अंदर, फिर तो फ़ायदा नहीं था उनको डिज़ोल्व करने का, अगर यही वापस आनी थी। तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी या उसकी जो सोच है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये एक इबहाम आया हुआ है कि किस तरीके से सेंटर के इलेक्शंस हों। एक बात तो ये होगी। दूसरे जो PMLN है उसकी कोशिश क्या है, वो कहते हैं कि अक्टूबर तक तो जाएँ ही जाएँ, उसके बाद अक्टूबर में जाके देखेंगे करने हैं कि नहीं करने। वो कहते हैं जहाँ हमने इतनी कीमत अदा की है, हम इसको किस तरीके से 1 साल, और ये हैं कानून के अंदर पेचीदगियाँ जिसके अंदर आप इमरजेंसी कुछ क्रिएट करें, कोई हालात क्रिएट करें, ये कहें कि अच्छा 6 महीने, 8 महीने, साल हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो जितना इसमें से स्क्वीज़ कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस दौरान इमरान खान का जो ज़ोर है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता एक बड़ा रोल अदा कर रही है, और वो रोल ये है कि उन्होंने, देखिए दोनों साइड्स पे खेल रही है विकेट के इस वक्त। वो इनके साथ हुकूमत में भी हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, हम इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शन से आगे 8 अक्टूबर से आगे इलेक्शंस को नहीं जाने देंगे। ये उस वक्त पता चलेगा कि PTI पीपल्स पार्टी किस तरफ, असल में किस तरफ खड़ी है। अगर तो आइन की बात लेके चलती है, मेरा ये ख्याल है कि गुडविल एक डेवलप कर रही है उन फोर्सेस के साथ जो कि मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी चाहती हैं, और देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया इस वक्त काफ़ी बैलेंस्ड है दोनों अतराफ़ के अंदर। कोई पता नहीं वो और PTI उस वक्त मिलके PMLN को आउट करें, अगर PMLN इतनी हटधर्म और ज़िद्दी हो जाए। और चौथी एक और चीज़ देखिए, जुडिशरी का जो हाल सो हो गया, मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर 11 साल मार्शल लॉ रहे, ये अवाम वही अवाम है जो आज बैठी है हमारे सामने, यही अवाम, हम लोग ही अवाम है ना। उस वक्त हम ये अवाम कब बोली थी, कब इनके जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ था, कब इन्होंने कहा था कि हमारा जमहूरी हक। तो PMLN को ये भी पता है कि एक दफ़ा ज़ोर लगा के इस मौके से निकल जाओ, आगे ये जो अवाम है ये बोलने वाली अवाम नहीं है। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। कोई पहले ज़माने में, पहले वक्तों के अंदर कोई ना कोई सामने आके आ जाता था, कोई इनकी आपस में बातचीत करा देता था। अब वो जो करवाने वाले हैं वो भी पीछे आराम से बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे वो सवाल, और अवाम मुझे नहीं लगता कि कभी उठेंगे, लेकिन क्या कभी उठेंगे शायद तकलीफ़ के हाथों, अपने जमहूरी हक के लिए नहीं, शायद भूख के पीछे मजबूर होकर। तो ये वो मुश्किलात हैं जो कि गालिबन नज़र आ रही हैं। देखिए किस करवट बैठती है, लेकिन सियासत PMLN का ख्याल ये है कि जैसे चल रही है इसी तरीके से धक्काशाही के अंदर हम इसको निकाल जाएंगे। ठीक है। अब सार साहब, पीपल्स पार्टी का कैरेक्टर, आज एक मशवरा दिया गया है, गुडविल डेवलप कर रहे हैं या अपने लिए आने वाले फ्यूचर को ज़्यादा सेव कर रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस साहिब मशवरे को मानेंगे? साहिब मशवरे को मानना चाहिए, उसमें कोई बुराई तो नहीं है मुज़ाकरात में। और जहाँ तक आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हुकूमत मशरूत दावत दे रही है, मेरा तो नहीं ख्याल हुकूमत मशरूत दावत दे रही है। हुकूमत ने तो कहा, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब की अगर आपने आज तकरीर सुनी हो, माज़रत के साथ सर, हुकूमत नहीं दे रही, जरदारी साहब सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें बिना किसी शर्त के। इमरान खान मुज़ाकरात करो, आयशा वो शर्त नहीं, वो देखें मतलब, या मेरी समझ गलत है फिर, या हम आसिफ जरदारी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप गैर मशरूत शुरू करें, हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, पहले मुज़ाकरात पे आए। आपने मेरा ख्याल पूरी तकरीर सुनी नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप ये कह के आएंगे कि हमें फ़लाँ चीज़ दें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर आप मुज़ाकरात ना करें, ये उन्होंने कहा है। मतलब जो इमरान खान इलेक्शन मांग रहे हैं कि शर्त पहले ये है कि इलेक्शन की डेट दें फिर मुज़ाकरात होंगे, आसिफ जरदारी साहब ने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा गैर मशरूत मुज़ाकरात करें। अब सर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा सर, ये कंफ्यूजन हम ना आगे बढ़ाएं। आसिफ जरदारी ने वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखें, और जी, और साथ ही ये भी कहा है कि ऑपोजिशन को आना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ वजीर आजम हैं तो आपको उनके पास आना पड़ेगा। सर वजीर आजम को मशवरा दिया है और क्योंकि पीटीआई की तरफ से उन्होंने कहा अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात, जब उन्होंने कहा शराइत तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ कोई कहा होगा, बिना शराइत बैठे ना सर, क्योंकि वजीर आजम का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वजीर आजम ने भी कहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी दोनों तरफ। जी 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 चलें आयशा, मैं बात कर लूं या आप देख लें, जैसे मर्जी है। जी जी, तो दोनों तरफ ही कहा होगा, तो दोनों तरफ का तो कहे ना। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम मिस इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं आसिफ जरदारी की बात को कि इमरान खान पे शर्त नहीं, इमरान खान मुसलसल शर्तें लगा रहे हैं
उनको क्यों नहीं हम कहते कि वो शर्त ना लगाएं, बगैर शर्त के मुज़ाकरात पे आएँ? एक साइड को क्यों हम जोर दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान खान चाह रहे हैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो, क्यों चाह रहे हैं वो? ये बात फिर ठीक है कि वो ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शंस हों, क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले साल वो कह रहे थे कि नवंबर से पहले इलेक्शंस हों, क्योंकि उस वक्त कमर बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान इक़्तिदार में आके जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। तो अगर ये जमहूरियत पसंदी है, ये असूल पसंदी है या वक्ती सियासत है, तो आप खुद फैसला कर लें। और जहाँ तक है ना कि उनका मुतालबा मान लें इलेक्शन का, वजह बताएं क्यों? या तो आप डिक्लेयर कर दें कि वो नेशनल लाडला हैं, वो जो बात कहेंगे वो ठीक होगी। जब वो इक़्तिदार में थे और उनकी जो कबूलियत नीचे पहुंच चुकी थी, बिल्कुल बॉटम पे, उस वक्त उनको अपोजिशन कह रही थी इलेक्शन करवाएं, वो नहीं करवा रहे थे। और उसके बाद जब अदम एतमाद आई तो उन्होंने कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया एक गैर आइनी कदम के ज़रिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आइनी है। वो इतना ज़्यादा अपने इक़्तिदार में रहने का उनको शौक़ है। उसके बाद जब वो असम्बली बहाल हो गई तो उन्होंने पंजाब असम्बली 63A का जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उनको दोबारा इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया। वहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत को डिज़ोल्व किया, असम्बली को डिज़ोल्व किया, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए कि वो तमाम मुल्क में इलेक्शन करवाए ताकि कमर बाजवा की मौजूदगी में इलेक्शन हो। वो नहीं हुआ। अब उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाएं। तो ये जो बात हो रही है कि वो एम्पायर को साथ मिला के खेलना चाह रहे हैं, ये एम्पायरों के लिए मुनासिब नहीं है। ये बात कि उनको इस तरह लोग समझ रहे हैं, इस पर यकीन कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन सिर्फ इसलिए चाहते हैं अक्टूबर से पहले इसलिए चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उस वक्त तक सितंबर तक रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि इस बुनियाद पे कि एक शख्स का शौक़ है कि जैसे मैं चाहूँ इस मुल्क को चलाऊँ, जिस तरफ मैं असम्बली को लेके जाना चाहूँ वो लेके जाऊँ, जिसको मैं चीफ लगाना चाहूँ वो लगाऊँ, जिसको मैं चीफ जस्टिस से हटाना चाहूँ वो हटाऊँ। ये जमहूरियत नहीं है और ना ये फैशिज्म है, और इसकी मुखालफत खुल के होनी चाहिए। ठीक है जी इसार साहब, यहाँ पे नवंबर से पहले इंतखाब और फिर अब अक्टूबर से पहले इंतखाब, सियासतदान अपने मसले हल नहीं कर पाते। अब ऐसा लग रहा है इस गुफ्तगू से भी कि मुज़ाकरात भी इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया। देखें, एक बार आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे कहा था कि हमारे एक रवायत है कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती करे तो हम खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, और 2-3 नस्लों बाद बदला अगर ले लेते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ज़रा जल्दी कर गए। अच्छा, ये मुझे उन्होंने खुद बताई थी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब भी ज़रा आज जल्दी कर गए, और वो सारा मलबा जो है उन्होंने इकट्ठा करके शहबाज शरीफ के सर पे फेंक दिया और ख़ुद हाथ झाड़ के एक अच्छे बच्चे की तरह, सुलझू बच्चे की तरह साइड पे खड़े हो गए। मैं देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चाहे मुफादात के लिए और इमरान खान के खौफ की वजह से एक छतरी के नीचे इकट्ठे भी हो जाए ना, तब भी अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे होते हैं, तब भी एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो तो शुक्र है इमरान ने एक्सपोज कर दिया एक दूसरे को, जो कहते थे आज वो मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जरदारी नून लीग को उस जगह मारेगा जिथे पानी भी ना लगे। आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर उन्होंने नून लीग के पीछे खड़ा होना है तो उन्हें क्या मिलेगा इलेक्शन में? तो वो बेहतर तरीका यही था जो अब जरदारी ने इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ को धक्का दे के इस मसाइल में गिरा के, पीपल्स पार्टी तो पीछे हो गई। उसने तो कहा तो हम तो आइन का भी एहतराम करते हैं, हम तो मुज़ाकरात भी चाहते हैं, हम तो अच्छे बच्चों की तरह सबको साथ लेके भी चलना चाहते हैं, और ये सारा गंद जो है ये शहबाज शरीफ की वजह से है, वो नहीं मुज़ाकरात चाह रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काबीना की करारदाद थी उसमें भी बिलावल भुट्टो उसका हिस्सा नहीं थे, तो वो अपनी लाइन बिल्कुल अलहदा कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि लाडला इमरान खान अक्टूबर से पहले इंतखाबात चाहता है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान में इंतखाबात होनी नहीं चाहिए। बड़ी फजूल सी बात कर रहा है कि इंतखाबात, तो भला बताए पाकिस्तान में 50 साल गोल्डन जुबली पे कोई ये कहा जाए कि जी आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं। बेहतर तो यही है कि सारे मिल मिला के जैसे चल रहे हैं 13-14 मुल्क को चला रहे हो, जितना खूबसूरती से चला लिया है, लोग झोलियाँ फैला फैला के उन्हें दुआएं दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कंटिन्यू रहे, थोड़े दिन और रहे, आप पे ये थक के हार जाएंगे कि जी उन साढ़े को बदुआओं में बर्दाश्त नहीं होती है। आयशा, इसमें एक चीज़ ऐड करूँ थोड़ा सा। देखिए, असल में ये तीनों पार्टीज़ की जो स्टेटमेंट ज़रा जो है ना, ख़ास तौर पे आज के दिन में और उससे चंद दिन पहले की देखें, पाकिस्तान PMLN क्या कह रही है, वो बारहा हर जगह पे, हर जलसे में, हर तकरीर में इमरान खान को
ठहराती है टारगेट पे और इमरान खान को मलून करती है और इमरान खान को वो दिखाती है मलाइन कर रही है। ज़ाहिर उनकी वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं, सिर्फ इमरान खान उनका टारगेट है। पीटीआई का टारगेट क्या है इमरान खान का? वो जब तकरीर करते हैं वो 10 को 15 मिनट होते हैं, वो जनरल बाजवा पे और इन जो लोगों पे और उन पे जो के पीछे खड़े हैं और जो पीछे फोर्सेस हैं उनके ऊपर लगाते हैं। बजाय इसके को अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एड्रेस करें, वो एड्रेस इनको कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि इनको चोर डाकू कहना ही काफ़ी है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज देखिए उसकी क्या थी तकरीर के अंदर, उसने कहा अवाम का हाल देखो, अवाम की मजबूरियां देखो, रोटी नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अवाम की भी बात कर गया, साथ मुल्क की भी बात कर गया। इदारों को भी सबको बहुत क्रिटिसाइज, हमने बचाना है, हमने लेके जाना है, ये अदारे भी ठीक हैं, ये हम सब ठीक है। सो ही इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। वो जो इजहार बात कर रहे थे ना पीपल्स पार्टी, तो ये दोनों और टारगेट एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, वो किसी और के पीछे लगा हुआ है और ये सेंटर में से गेम खेल रहा है। अपनी जरदारी साहब जो खेल रहे हैं, जो कि एक बड़ी ही सबकी तरफ सुलहजोई का हाथ भी बढ़ाया, अपीलिंग गेम सुलहजोई। और दूसरी बात ये अब डिपेंड करता है कि इनको कोई मिलते हैं अपने कैंडिडेट्स या नहीं मिलते, या कितने लोग बढ़ के इनकी तरफ आते हैं। पीटीआई नून लीग के पीछे, नून लीग पीटीआई के पीछे और पीपल्स पार्टी दोनों के पीछे। चलें जी, एक और अगला सवाल है आप सबके लिए। सवाल है इस तरीके से कि सिर्फ आप लोगों की राय में कौमी मफाद क्या है, वो जानना चाहेंगे। फौरी इंतखाबात का इनेकाद कौमी मफाद में नहीं, वजीर खजाना ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज ये कहा। इंतखाबात एक ही दिन करवाने की मुत्तफिका करारदाद आज सेनेट से मंजूर करवा ली गई कि इंतखाब जब होगा तमाम असेंबलियों का एक ही दिन एक ही वक्त में होगा। पीटीआई ने वहां से वॉकआउट किया है सेनेट से। आपके नज़दीक कौमी मफाद की तारीफ क्या है? कौमी मफाद की तारीफ किसे करनी है? हसन निसार साहब। देखें, कौमी मफाद बुनियादी तौर पे एक ख़ानदान के ज़ाती मफाद का निकनेम है। इसलिए ये जो बात करते हैं ना जी कि अच्छा इनके तो मफाद में गैर फौरी इंतखाबात भी नहीं है। फौरी इंतखाबात को तो गोली मारो, इन्हें तो अगर कहो ना 3 साल बाद हार्ट अटैक है, इनके इंतखाबात जितनी देर से इनको समझ नहीं आ रही इनका सियासी दिवालियापन उतना ही दर्दनाक होता जाएगा। कौमी मफाद नाम की चीज़ इस मुल्क में मैं जनरली, वैसे इट्स नॉट जस्ट नून लीग, जब कोई बंदा कौमी मफाद की बात कर रहा होता है ना, वो दरअसल अपनी वारदात की बात कर रहा होता है। इसमें नंबर 1 नून लीग है। इनका ज़ाती मफाद ही इनका कौमी मफाद है और कोई नहीं। ठीक है, अब सार साहब आपके ख्याल में कौमी मफाद की तारीफ क्या है? कौमी मफाद ये है कि जिस मुल्क में आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े मैसर हों, अदम मसावात का ख़ात्मा हो, उन्हें इंसाफ मुहैया हो रहा हो और उनको जो टैक्सेस देते हैं उन टैक्सेस का सही इस्तेमाल हुकूमतें कर रही हों, सूबाई हों या वफाकी हुकूमत हो, उनके मफाद पे ख़र्च कर, उनके फ़ायदे के लिए ख़र्च कर रही हूँ, अपने अल्लाह तल्लों पे ना ख़र्च कर रही हूँ। ये कौमी मफाद है। और बैरून मुल्क पाकिस्तान का जब पासपोर्ट आपके जेब में हो और जब जहाँ जाके उतरें वहाँ आपके पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, बैरूनी ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आपकी इज़्ज़त हो पूरी दुनिया में, कम या ज़्यादा लेकिन हो तो सही। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है पूरी दुनिया का, उसमें आपका जो दर्जा है वो अच्छी जगह पे हो। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें आप निचले ऊपर के दर्जे पे, उसमें आप निचले दर्जे पे हो। ये है कौमी मफाद। और क्या कौमी मफाद है? बाकी सब चीज़ें तो जो है वो माल कमाने के ज़रिए हैं। जो मुख्तलिफ़ औकात में जो नारे हैं, नारों को हम मेरा ख्याल है कौमी मफाद नहीं कहना चाहिए। जो अवामी मफाद है वही कौमी मफाद होता है। जहाँ की आवाम खुशहाल नहीं है, जहाँ की आवाम खुश नहीं है, वहाँ आप बेशक सुपर पावर हों, वो कौमी मफाद नहीं होता। जैसे USSR था, वो सुपर पावर थी दुनिया की, लेकिन वहाँ के अवाम तो खुश नहीं थे, इसीलिए वो टूट गया। और फिर वो भी कौमी मफाद में सारे काम कर रहे थे। अमेरिका ने पिछले 20-25 साल में जितनी जंगें लड़ी हैं कौमी मफाद के नाम पे लड़ी हैं, लेकिन कौमी मफाद तो उनका सर्व नहीं हुआ। इस वक्त अमेरिका जो है वो नाम की सुपर पावर रह गया, असल सुपर पावर तो चाइना ही है ना इस वक्त। तो ये जो एक धोखा है कि आप जंगें छेड़ के या जंगों का माहौल बना के और कौमी मफाद के नाम पे अवाम को निचोड़ने के मज़ीद ज़राए पैदा करें, ये इसको कौमी मफाद नहीं कहते। कौमी मफाद मेरे ख़्याल में वही है जो मैंने आपको बताया।
चलें जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हसन साहब और अफसार साहब ने बताया उनके नज़दीक कौमी मफाद क्या है। ब्रेक आएंगे तो मजीद जानेंगे कि शहजाद साहब और इसार साहब क्या राय रखते हैं, कौमी मफाद क्या है और क्या हमारे यहाँ उसकी वजाहत उसी अंदाज में होती है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमारा सवाल था, फौरी इंतखाबात का इनेकाद कौमी मफाद में नहीं, वजीर ख़जाना। इंतखाबात एक ही दिन करवाने की मुत्तफ़क़ा करारदाद सेनेट से मंजूर, PTI का वॉकआउट। कौमी मफाद की तारीफ क्या है, कौन करेगा? इसार साहब देखें, अगर हम वज़ीर ख़जाना साहब के नज़र से कौमी मुफाद देखें तो कौमी मुफाद तो यही है कि जो इदारों के अंदर अपने पसंदीदा लोगों को एडजस्ट कर लें हम। यही भी कौमी मुफाद है कि इमरान खान को टिका के रगड़ा लगा दें, और ये भी कौमी मुफाद है कि हमारे जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म करवा दें। ये भी कौमी मुफाद है कि आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हुए नैब को इतना कमज़ोर कर दें कि आइंदा वो हाथ न डाल सके। ये तो कौमी मुफाद है। लेकिन अगर किसी रेडी वाले की नज़र से देखें तो आज उसका कौमी मुफाद सिर्फ एक ही है कि उसे किसी तरह रोटी मिल जाए, किसी तरह उसे खाने को मिल जाए और किसी तरह उसे जीने का कोई बहाना मिल जाए और अपने बच्चों का कोई बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए। ये दो कौमी मुफाद हैं जो कभी भी आपस में मैच नहीं करते। जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान को अपने मुफादात के तहत चलाते हैं, और नीचे के जो लोग बैठे होते हैं वो बेचारे ख्वाब में ही मुफाद देखते देखते मर जाते हैं। बस मैं तो इतना कहूँगा। शहजाद साहब, ये तो जैसे दो नहीं एक पाकिस्तान कहते थे, यहाँ तो कौमी मफाद भी दो दो हो गए। फिर देखें, अवाम को इक़्तिदार आला अवाम को उनके हाथ देना, ये सबसे बड़ा कौमी मफाद है। और अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन से वो उसको पास नहीं जाएगा इक़्तिदार आला, तो फिर तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ अवाम का मफाद और अवाम के पास इक़्तिदार आला जाना सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक चीज़ है, जिसकी बुनियाद फिर उसके बाद हर चीज़ वहाँ से डेवलप होती है। देखिए, फिर बाकी बहुत सारे आपके सफारती, आपके मुआशी, आपके माशरती, ये सब ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मफाद एक ही होता है, और ऑब्जेक्टिव्स इसलिए कि अवाम के मफाद में क्या चीज़ है, अवाम किससे खुशहाल होंगे। अब सार ने बात की, वो मैं उसके ऊपर छोटा सा कमेंट कर दूं। ये जो लोग जंगें शुरू करते हैं ना, जैसे पुतिन ने शुरू की हुई है, ये इसलिए शुरू की कि उसको अपने मुल्क या अपने उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने किसी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के लिए उसको वो जंग करनी थी, उसने शुरू कर दी पुतिन ने। और अमेरिका जब हमले करता है, लेकिन इन मुल्कों के पास वो कैपेसिटी और वो एबिलिटी होती है, वो जो बना कर सकते हैं वो काम, जो उनकी फ़ौजें इतनी बड़ी होती हैं, वो बनाते इस नय्यत के साथ, इस मर्ज़ी के साथ हैं कि हम अपने मफादात को परसू करेंगे, चाहे हमें अपने बॉर्डरों से बाहर जाके। हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो अपने बॉर्डरों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें और अपने आवाम की बेहतरी कर लें। मेरे ख्याल में इससे बड़ा हमारा कौमी मफाद और कोई नहीं हो सकता। चलिए, कौमी मफाद की तारीफ हो गई, लेकिन कौमी मफाद के साथ हमारा आइन भी जुड़ता है। 1973 का आइन मुल्क की तारीख में अवाम की एक अजीम कामयाबी और मुल्क की सलामती की जमानत करार दिया जाता है। गुज़श्ता बरस 9 अप्रैल को इमरान खान की वजारत उज़्मा के मनसब से रुखसती हो, सूबों में इंतखाबात का हालिया मामला, जब भी सियासी कशमकश, बुनियादी हुकूक या इदारों के दरमियान इख्तियारात का शोर उठता है, तो तान बिल उमूम इस बात पर टूटती है कि आइन इस बारे में कहता क्या है। हमारे आइन को मुल्की तारीख में वो कुतबी सितारा तस्वुर किया जाता है जिसने आमरीत के सियाह मौसम में उम्मीद की लौ रोशन रखी और जमहूरी अदवार में मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता समझाया। मगर यह अजब हुस्न इत्तफाक है कि 1973 के आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर पाकिस्तानी सियासत और अदालत में सारी गर्मा गर्मी इसी आइन की ताबीर और तशरीह के गिर्द घूम रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार रियासती इदारों की तरफ से न सिर्फ आइन की पासदारी नहीं की गई, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा आइन को पामाल और मुअत्तल किया गया, जिसकी हालिया 2 मिसालें कुछ यूँ हैं कि गुज़श्ता बरस सदर मुमलिकत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर आइनी एडवाइस पर कौमी असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि आज मौजूदा हुकूमत आइन की वाज़ेह पाबंदी के बावजूद 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है, जिसके लिए आज सेनेट में करारदाद भी मंजूर की गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के फैसले में पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया था, मगर वजीर खजाना इसहाक डार ने फंड्स जारी करने के बजाय आज इलेक्शन अखराजात बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया, जो बाद अज़ां कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी खजाना मुल्क में ही मौजूद नहीं है। ये थी जी आइन की गोल्डन जुबली। इसी पर सवाल है हमारा, आइन की गोल्डन जुबली, आइनी इदारे ही आइन पर अमल दरामद करने से गुरेजा आइन की बालादस्ती कायम कैसे होगी? हसन निसार साहब। देखें आयशा, इस मामले पे मेरा नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और बहुत से लोगों को हज़म नहीं होता।
आज के तकरीबन तमाम अखबारात में एक तस्वीर शाया हुई है, एक ग्रुप फ़ोटो है आइन की मंजूरी के बाद की। आज के तमाम अखबारात में वो शाया हुई है। और कमाल देखें, मैं हंसता रहा, मैंने कहा इस पर मैंने 2-4 दफ़ा लिखा भी, लोगों को बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं। कमाल देखें कि आइन साजों में कोई पीरज़ादा है, अब्दुलसत्तार पीरज़ादा का बेटा अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मेरे वो बॉस रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, नथिंग अगेंस्ट हिम, आई लाइक्ड हिम, आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। कोई नवाबज़ादा है, नवाबज़ादा नसरुल्ला, कोई भुट्टोज़ादा है, सर शाह नवाज भुट्टो का बेटा। अच्छा, कोई खान है, कोई सरदार है, कोई अल्लामा है। इसीलिए अच्छा पूरे आइन साजों के हजूम में एक आध चमचे बेचारे कौसर नियाजी के अलावा मुझे अवाम नहीं नजर आए। अवाम से मेरी मुराद रेडी वाला, रिक्शे वाला नहीं है, रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई पीएचडी, कोई हाई प्रोफाइल इंजीनियर, कोई मतलब कोई टेक्नोक्रेट, कोई पढ़े लिखे लोग, खानदानी पुश्तीनी सियासतदान नहीं। मैं उनको अवाम कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लल्लू पंजू उठा के आप ले जाओ रेडी वाला गंडेरियां बेचता हुआ, नहीं, उसमें एक भी अवाम नहीं है। इसीलिए अवाम ये इस बदजात आइन का जो हशर हुआ और हो रहा है वो मेरे लिए कम से कम अंडरस्टैंडेबल है। और एक बात याद रखना, आइन के बैनुस्सतूर जिसका दिल करे डिबेट कर ले, पर वक्त बहुत वाफर चाहिए। आइन के बैनुस्सतूर मेरे पास पड़ा है, अंग्रेजी उर्दू पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया, अंडरलाइन कर करके। एक हाथ से अवाम को सब कुछ आयशा दिया गया, कमाल है, और दूसरे हाथ से सब कुछ अशराफिया को मुंतकिल कर दिया गया। सबूत नंबर 1, और अब वही आखिरी सबूत है। इस आइन की रूह जानते हो क्या है? डैश ड्रामा छोड़ो, फिल्मी डायलॉग राइटर्स उससे बेहतर जुमले लिख लेते हैं। कहानी क्या है? ट्रेड नहीं, एड। चवल तरीन आदमी भी जानता है कि यह कोई लुंगियां बेचने का जमाना नहीं, इंजीनियरिंग बोर्ड्स फलाना, उन पे फोकस करो, नहीं है। ट्रेड नहीं, एड, क्योंकि ट्रेड का बेनिफिशियरी आम आदमी होता है, ये याद रखना, तफसीली बहस है बहुत। ट्रेड का बेनिफिशियरी आम आदमी होता है, जबकि ये जो एड है ये नंगी चिट्टी अशराफिया की जेबों में जाती है। इसलिए इतने कॉन्टिनेंट्स में इनकी जायदादें होती हैं। ये बराह रास्त तो आपका पर्स नहीं छीनते। ये आइन के साथ जो हो रहा है, ये आइन डिजर्व करता है। यह आइन अवाम का बना हुआ आइन ही नहीं है। एक बंदा बताओ मुझे, ग्रुप फोटो है, अभी अखबार मंगाओ, देखो कौन है वहां। बिल्कुल देखिए, या अनपढ़ है, बिल्कुल देखिए, या अनपढ़ माफिया चीफ। माफिया मैं कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमर्स में, बात को समझें। यहां तो बात करना भी मुश्किल है। बाकी कौन? पीरजादे, नवाबजादे, खानजादे। वाह, 22 करोड़ गयूर अमाम जाए जहन्नुम में, बहुत अच्छा है। जुबली बड़ी 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 वजाहत से लोग मर रहे हैं। आपने एक्सप्लेन किया हसन साहब के ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान, उसके साथ हो क्या रहा है। अब्सार साहब, बनाया तो अवाम के लिए गया ये आइन, बालादस्ती होनी चाहिए अवाम की, मगर ना आइन की बालादस्ती ना अवाम की बालादस्ती। और जो हसन साहब कह रहे हैं एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से सब कुछ तो ले लिया गया यहाँ। तो आप इस बात पे यकीन करती हैं? सर मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। तो इसके अवामल पे भी आप सोचें ना। पहले तो मैं आपका ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम मीडिया वालों के साथ मसला क्या है कि जो एक पार्टी का नैरेटिव होता है हम उसको बगैर क्वेश्चन किए उठा के रोबोट्स की तरह चल पड़ते हैं।
और रगड़ते रहते हैं सुबह शाम। इतनी फिक्री बददियानती क्यों है हमारे अंदर? मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब असम्बली का सिर्फ अब इलेक्शन रह गया ना, केपी असम्बली का इलेक्शन नहीं हो रहा, वहाँ तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, ना कोई हम बात करते हैं उस पर, ना हम उसका नाम लेते हैं केपी पे, घूम फिर के हम पंजाब पे आ जाते हैं। केपी पे क्यों नहीं इलेक्शन का अनाउंस किया इसी हम ख्याल बेंच ने? नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे बताएं कि हम मुसलसल जो इमरान खान कहता है हम उसके पीछे चलते हैं, वही बात करते हैं कि जी पंजाब और केपी में इलेक्शन होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे ये बताएं आइन की खिलाफ वर्जी तब नहीं हुई जब नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन होने थे, बाई इलेक्शंस, उस पर LHC ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ 2 महीनों से, वो वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, वो किसी को नहीं नजर आ रही, या वो कम है? वहाँ क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? वहाँ की 60 दिन की जो मुद्दत थी वो पूरी होने के बावजूद भी हम सब के मुंह में तंबाकू वाला पान डाल के हम बैठे हुए हैं और मुंह खोल नहीं रहे। सर सब जगह हो रही है, मतलब एक से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुकूमत कर रही है इनकी। छोड़ें नहीं, एक से फिर सबकी बात क्या करें ना, ये सिर्फ जो इमरान खान हमें लाइन देता है उस पर ना सब चला करे। हमें फिक्री बददियानत नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, चाहिए। छोड़, सुप्रीम कोर्ट बददियानत नहीं है, माने कहें आप नहीं है बददियानत, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट बददियानत है, उनके फैसले बददियानती की आला तरीन मिसाल है। केपी का फैसला क्यों नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पंजाब का क्यों किया? कौन जवाब देगा इसका? और जहाँ तक आपकी ये आइन की बात है, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा अपना नजरिया है और मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता, ना मुझे कोई परवाह है उसकी। जो 1973 में आइन बना है उससे 15 साल पहले इस मुल्क में फौजी आमरीत रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क 2 लाख तो हो गया। अब आप सियासतदानों को गाली जितनी मर्जी निकालें, लेकिन महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी उठा के पढ़ लें। 73 में जो आइन बना, आज जिसको 50 साल हुए हैं, उसमें 11 साल जियाउल हक आया, 3 साल असलम बेग की डॉक्ट्राइन चली है, जिसमें उसने बेनज़ीर को इक़्तिदार इस शर्त पे दिया कि सदर हमारा होगा, 58(2)B होगी, उसमें वज़ीर ख़ारजा हमारा होगा, वज़ीर दिफा हमारा होगा, आने ही लुल्ली लंगड़ी हुकूमत लेनी है तो ले लो। बेनज़ीर ने ले ली। असलम बेग के बाद चले, मैं समझता हूँ कि कम मुदाखलत हुई है। उसके बाद 10 साल परवेज़ मुशर्रफ के, ये 11 और 10 21 और 3 24 साल ये हो गए। फिर 6 साल यानी डॉक्ट्राइन चली है यहाँ पे, ये हो गए 24-30 साल, और 6 साल चली है बाइवा डॉक्ट्राइन, 36 साल। ये 50 में से 36 साल का हिसाब है। मुझे बताएं आपने मौका कब दिया इस मुल्क में कि अवाम अपनी मर्जी से फैसला करे? नवाज शरीफ का दौर खा गए आप बीच में से, 11 साल खा गए। नवाज शरीफ का दौर 11 साल का खा गए आप बीच में से, उस पर भी बात कर लें। इसार साहब आप मुझे इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप टॉपिक से तवज्जो हटाना चाहते थे, आई एम सॉरी, आई वोंट हियर यू, प्लीज बी डिसेंट। मुझे आप वाला हर भाई आप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बारी पे बोलिएगा, आप अपनी बारी पे बोलिएगा यार, अपनी बारी पे बोलिएगा। मुझे इस तरह आप इंटरप्ट ना जानबूझ के किया करें, मुझे नहीं ये मुनासिब लगता, मैं नहीं करता किसी को, मुझे भी ना आप करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको 36 साल का हिसाब दिया 50 में से, अब 14 साल आप जितने वज़ीर-ए-आज़म गिनवा दूँ 20 आए हैं, और आने कितने चाहिए थे? आर्मी चीफ कितने आने कितने चाहिए थे? जब मुदाखलत होगी बार बार आइन में, आइन को काम नहीं करने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन काम करने दें, 5 साल पूरे करने दें। 10 साल 20 साल बाद यहाँ नवाबजादे और खानजादे खत्म हो जाएंगे, आप खत्म होने नहीं देते। जो डॉक्ट्रिन लेके आता है वो पहले अफसार साहब कतई कलामी की माजरत सर, तो ये कहा जाए कि सिटिंग वजीर आजम भी जिम्मेदार नहीं किसी बात के लिए, और सिटिंग वजीर आजम भी इंतहाई बेबस हैं, तो सर फिर वो सिटिंग वजीर आजम हो ही क्यों अगर इतना बेइख्तियार हो? तो अगर वो बैठा हो तो वजीर आजम कहलाए और चला जाए तो रोए कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जब इख्तिदार में आते हैं इन्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते तो सारा कसूर उनका नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं तो आपको एनालिसिस तो फेयर करना चाहिए ना। आपको अंडरलाइंग जो पावर डायनामिक्स हैं आपको उसका अंदाजा नहीं, किसको नहीं अंदाजा उसका, मुझे बताएं। क्या हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, इस मुल्क को आगे ले जाना है तो जो पावर डायनेमिक्स है उसको खोल के टेबल पे रखें। आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतनी, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दें, नहीं करे तो उसको अवाम उतार देगी 5 साल बाद। किसको रखती है अवाम? अवाम नहीं रखती। बिल्कुल ठीक है, ये हम लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास भी इख्तियार नहीं है तो उसको खुद छोड़ देनी चाहिए। इतनी ग्रेस तो होनी चाहिए ना, हम वो ग्रेस ही ढूंढते रह जाएंगे अगर इख्तियार ही नहीं है। मैं एग्री करता हूं आपकी। ठीक है, ठीक है शहजाद साहब, पावर डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाता, अगर प्राइम मिनिस्टर रह जाए तो क्या इनकी बालादस्ती हो जाएगी फिर? अच्छा, मेरा ख्याल है हसन निसार साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बहस को बेसिकली छेड़ा है, और मैं उसके ऊपर बिल्ड करना चाहूँगा। वो तो गए ना 1973 के आइन के ऊपर, मैं 1956 के आइन पर जाता हूँ, और 1956 के आइन की तैयारी से भी जो मराहिल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मैं उधर जाता हूँ।
और मैं कहता हूँ मुझे बताएं वहाँ पे कितने जोगे ज़ई और कितने वहाँ पर नवाबजादे और कितने वहाँ पे मौजूद थे, एक एक बंदे को चुन के देख लें, वो पंजाब का, वो सिंध का, बंगाल का, वो बलूचिस्तान का, आपको चीदा सरदार, वो वहाँ का बड़ा जागीरदार वो नज़र आएगा। पाकिस्तान की सियासत जिसको बाद में पाकिस्तान कहा गया, वो थी क्या? वो इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल थी। जो रियासत आपने बनाई वो इन लोगों की वजह से और इन लोगों ने मिलकर बनाई। आम आदमी सिर्फ फॉलोअर था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फॉलोअर था, लेकिन ताकत लेने वाले लोग कौन थे? वो ये लोग थे। आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की औलादें। क्या बात है, शरीफजादों के अंदर से कोई और बच्चा कोई और निकलता नहीं है शरीफजादों के अलावा। 35 साल इनको हो गए, पिछले आप 35 साल गिन के देख लें। हम ये कहेंगे 35 साल इनको असल में अगर पूरे इकट्ठे मिलते ना, तो फिर इनके अंदर से कोई ना कोई सेपरेट ये अलग हो जो चला जाता, किसी और स्ट्रीम में चले जाते। ऐसी बात नहीं हुई। ये 35 साल के बाद भी उसी के साथ चिपके हुए हैं। जरदारी जो हैं, भुट्टो जो हैं, वो इतने सालों के बाद भी चिपके, शुक्र है चिपके हुए हैं, क्योंकि अकल की बात करते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इसको खोलें उस चीज़ को। अवाम जब तक नहीं बनाएंगे तो आपका आइन क्या बनेगा? लेकिन आइन की हैसियत क्या है? आइन वो रूल है जो कि हमें जंगल नहीं बनने दे रहा। आज आइन नहीं है ना, हम जंगल बनते जा रहे हैं। नज़र आ रहा है कि जंगल बन गए, जंगल बन गया ना। जो आपको पार्लियामेंट में नज़र आ रहा है, जो जगह हर जगह ना, क्या पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट में आपको आप धक्केशाही के साथ आप कानून पास कर रहे हैं। ये जमहूरियत की आज सी कौन सी फौज है जो कि फौज अगर कोई है तो मैं माजरत से कहना चाहता हूँ कि शायद किसी और तरफ ही बैठी हुई है। इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार जब मुझे मिले तो उस वक्त तो मीठी मीठी और सब ठीक ठाक, मेरे खिलाफ हो तो मुझे जहर लगती है। ये मुनासिब नहीं है। दुरुस्त। मेरा ख्याल है कि इदारों को न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए। जो पार्लियामेंट आज दिखा रही है, जो पार्लियामेंट शो कर रही है, वो जमहूरियत नहीं है, वो एक शर्मनाक शक्ल है जमहूरियत की, जो कि आज आपने देखा। बदकिस्मती हमारी ये है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वही नवाबजादे, शरीफजादे, फलानेजादे, ये जादे, खानजादे या व्हाटएवर, अचकज़ईज़ एंड कंपनी, दिस इज वो रन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, अफसार को क्यों सेनेट की सीट नहीं मिलती? अफसार क्यों एमएनए के लिए खड़ा हो सकता? इसार राना को क्यों नहीं मिलती? चलो मैंने काउंसलर ही बना दो। मतलब कहना मतलब क्या वजह यार कि ये लोग बारे सार बैठ के, मतलब बाहर बैठ के सिर्फ शोरी मचाते रहेंगे। और ये लोग मतलब क्या अफसार की जितने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपको मिलनी चाहिए सेनेट की सीट। पॉइंट ऑफ व्यू जितने पॉइंट ऑफ व्यूज अफसार के हैं, अफसार के जितने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं यार, ये वो मतलब कि वो पीएमएलएन जो असेंबली में बोलती है, अफसार को फिर यहाँ पे वो ड्यूटी लगा देते हैं कि अच्छा वहाँ बैठ के बात करें। अब आपके ख्याल में जो तो फिर मैं जवाब दूंगा कोई तो मुनासिब नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं फिर आपके बारे में पूछूंगा कुछ को तो फिर मुनासिब नहीं होगा। ये पर्सनल लाइटर नोट पे एक जुमला बोलना है भाई, बहुत करीब से देखा हुआ है। इसार राना मुझे एक जुमला अपना देने देखा हुआ है, मैं जानता हूँ जी। हसन भाई बोलिए आप मेरा टाइम दें, बोले। पार्टी है तो वो उसकी मर्जी है। अफसार भाई मेरे भाई प्यारे अफसार आलम भाई, खुदा के लिए बाकी सारा ठीक है, हमारे दरमियान ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पे एक करम करें, खुदा का वास्ता। आपने कहा अवाम नहीं देखती है, अवाम का जेंडर ना बदले, खुदा का वास्ता। आम जिंदगी में कहते हैं आम आदमी ये करती है, कभी सुना है? जब वो जमा हो जाते हैं तो करती है। ये सियासतदानों को ये उर्दू बोलने दें आप प्लीज। मैं भाइयों की तरह बात, खुदा की कसम, मजाक में, लेकिन ठीक है, बहुत अजीब लगता है मुझे। अवाम ये करती है, भाई अवाम करती है, अच्छा अवाम करता है, आम आदमी ये करती है, कभी सुना है? जब जमा हो जाए तो ठीक आप जेंडर बदल देते। अभी तो आम आदमी खुद को तलाश कर रहा है, वो है कि नहीं है, करती है या करता है। इसार साहब देखें, बात यह कि ये जो आपने सवाल किया, पहले तो इंट्रो में आपने इंट्रो के अंदर जो इख्तितामी जुमले थे वो बड़े शानदार थे और बड़े, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए उसमें बहुत सारे सवाल थे। आप कहती हैं कि जो आज का आइन है, इस पे आपने एक सवाल किया कि जी अमल दरामद हो रहा है या नहीं। एक लतीफ़े से आगाज़ करता हूँ कि पाकिस्तान का आइन का पहला जो है कि ये तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे और हमारा निज़ाम जो है वो सूदी है।
इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आइन की हैसियत हमारी नज़र में क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि 50 साल कंप्लीट हुए, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जैसा भी था, जो भी था, एक आइन हमें दिया, लेकिन कितनी मज़ेदार बात यह है कि उसका नवासा आज आइन को से बचने के लिए इदारों के पीछे छुपा हुआ है। उन इदारों के जिससे टकरा के जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम के गले में डाला था, आज वो तो जीहें तलाश कर रहे हैं आइन को बिगाड़ने की, तबाह करने की। मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक साहब बहुत खुश होंगे कि मेरी कंटिन्यूटी जो है वो उन भुट्टो के नवासे की शक्ल में सामने आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उनका नवासा और दामाद भी वहीं खड़ा होता। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज उनका नवासा और जो दामाद है वो आइन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है जिसका इल्ज़ाम हम ज़ियाउल हक के ऊपर। ठीक है जी, तमाम पैनलिस्ट की राय आपके सामने रही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।